नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। बजट 2026 पेश होने वाला है। महज अब कुछ वक्त ही बचा हुआ है और उसको लेकर पूरे देश में जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में हम इसी बजट 2026 से जुड़ी हुई जो उम्मीदें हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको लेकर बात करेंगे। एक बार समझने की भी कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी वो चीजें हैं बजट से जुड़ी हुई जिनको लेकर लोगों ने उम्मीद लगा रखी है, और इस बार का जब बजट आएगा वो आम लोगों के लिए किस तरीके से निकलकर सामने आएगा। क्योंकि पिछली बार का जो बजट रहा था वो अपने आप में, मिडिल क्लास की अगर बात की जाए तो एक ऐतिहासिक बजट वो रहा था, और जाहिर तौर पर इस बार भी बजट 2026 से कुछ उस तरह की ही जो उम्मीदें हैं वो की जा रही हैं। अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार का जो बजट है वो सामने आने वाला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले आपको कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। किस तरीके से आपको बताते चले कि बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति ने किस तरीके से जो अपना संबोधन है वो किया था। दो बड़ी तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे, कहा जाता है कि ट्रेलर होता है, जैसे पिक्चर से पहले एक ट्रेलर देखने को मिलता है, लेकिन पूरी पिक्चर में जो असलियत है वो सामने आती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को ट्रेलर भी कहा जाता है बजट का, क्योंकि दो बड़ी तस्वीरें देख लीजिए। लोकसभा में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और 1 फरवरी को जो बजट है वो पेश होगा। आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे में बीते एक साल का जो पूरा ब्यौरा है वो उसमें शामिल होता है, और जाहिर तौर पर वो ब्यौरा देने के साथ साथ ही जो आने वाला बजट है उसकी जो तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं उस इकोनॉमिक सर्वे में सीधे तौर पर दिखा भी दी जाती है। तो आज इसी को लेकर बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे तो पेश हो चुका है, लेकिन असली बजट जो है वो 1 तारीख को ही सामने आएगा। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे। This economic surveys cover actually
trading partner as a strategic से सभी वर्गों को उम्मीदें हैं। तो हमारी साफ होगी। तो आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में बात करेंगे बजट 2026 की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिद्धार्थ कलहंस जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जाने माने। साथ ही साथ रितु दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रितु दुबे जी आईटी एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पीके सहगल जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। नमस्कार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। सबसे पहले सिद्धार्थ कलहंस जी, देखिए अभी हमने बात करी कि जो उम्मीदें हैं खास तौर से जो मिडिल क्लास है, क्योंकि पिछली बार का बजट जाहिर तौर पर ऐतिहासिक रहा था मिडिल क्लास के लिए, किस तरह की उम्मीदें हैं और क्या कुछ आप एक, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कैसे देखते हैं इस बार के बजट को? देखिए दीप्ति जी, मुझे लगता है कि पिछली बार के बजट में मिडिल क्लास की उम्मीदें, जाहिर सी बात है कि बजट में डायरेक्ट टैक्सेस से ही जुड़ी होंगी। और डायरेक्ट टैक्सेस में पिछली बार जिस तरह की रिलीफ मिल गई थी, अप्रत्याशित थी। और उसके बाद इस बार हम उम्मीद करते हैं कि वो कंटिन्यू करेगा। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट 75,000 रुपये की थी, उसको 1 लाख करने की बात जैसा सुनाई पड़ रहा है कि वो करीब 12.75 था, तो 13 लाख रुपए तक। एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यू टैक्स रजीम की तरफ लाया जाए। करीब 3/4 के करीब आबादी हमारी वो जा चुकी है न्यू टैक्स रजीम की तरफ। बाकी बचे हुए लोग भी जो हैं उनमें का भी अधिकांश हिस्सा जो है वो न्यू टैक्स रजीम की तरफ आ जाए, तो एक वो है। इससे एक है, जैसा कि आपने अभी चर्चा की शुरुआत की है, तो उसमें बताया है कि इस बार के बजट का जो फोकस है खपत बढ़ाना। खपत बढ़ाना पिछली बार भी हमारे बजट का फोकस था। खपत बढ़ाने के प्रयास पूरे साल भी चले हैं। जो जीएसटी में कमी की गई है, पिछले साल के बजट में जो 12 लाख की लिमिट कर दी गई थी इनकम टैक्स पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12.75 लाख, तो ये सारी कवायद हुई खपत बढ़ाने की। इस बार भी उस रफ्तार, उस राह पर हमारा बजट और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और एक बड़ा जो है आर्थिक सर्वेक्षण ने जो तस्वीर पेश की है, उससे लगता है कि सरकार के पास गुंजाइश है, क्योंकि जो ग्रोथ का जो अनुमान है, वो ग्रोथ का अनुमान बहुत चमकदार है, बहुत शानदार है। वित्त मंत्री ने उसे इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर इंगित किया है। तो सारे आंकड़े सर्वेक्षण के भी देख लीजिए। इससे पहले जो हमारे पास विभिन्न एजेंसीज के भी आंकड़े आ रहे थे, वो सबके सब करीब करीब हमारे जो ग्रोथ है उसको 7% के आसपास, 7 से ऊपर की तरफ ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो आज के समय में जो वर्तमान में जो वैश्विक स्थिति है, ख़ास तौर पर आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए बहुत शानदार कहा जा सकता है और बहुत सारी गुंजाइश छोड़ता है। कैपेक्स की बात हुई,
जो पूंजीगत निवेश की बात हुई है, चर्चा की शुरुआत में आपने कहा, तो उम्मीद की जाती है कि पिछली बार भी पूंजीगत निवेश जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें भारी इजाफा हुआ था। इस बार उस इजाफे को और ज़्यादा ले जाया जा सकता है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के भी आपने कुछ बातें, कुछ कोट्स आपने सुनाए, वो भी यही कह रहे थे कि पूंजीगत निवेश जितना बढ़ेगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उससे एक एक्सेलरेट होगा जो इंडस्ट्री का पहिया है, उसमें व्हीकल को भी फ़ायदा होगा, सीमेंट को भी फ़ायदा होगा, लोहे को भी फ़ायदा होगा। मतलब एक ज़्यादातर बड़े सेक्टर्स को उससे फ़ायदा मिलेगा और रोज़गार बड़ी तादाद में पैदा होंगे। कैपेक्स को अगर बढ़ाया जाएगा, कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम भी मुझे ऐसा लगता है कि हमको देखने को मिल सकती हैं इस बार, जैसे कि किसान सम्मान निधि है। किसान सम्मान निधि बहुत लंबे समय से उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है 2019 के बाद से, तो 24 में जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने भी रिकमेंडेशन किया था। तो मुझे लगता है कि उसको लेकर भी हमें कोई अच्छी खबर मिल सकती है कि किसान सम्मान निधि को बढ़ा दिया जाए। हालांकि उससे एक बर्डन ज़रूर पड़ेगा स्टेट कॉफर्स, सरकार के खजाने पर, लेकिन ये बहुत समय से प्रतीक्षित है, बहुप्रतीक्षित है। तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि शायद किसान सम्मान निधि में इस बार इजाफा किया जाए। और दूसरा जो बहुत बड़ा फोकस है, जो अभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे, एनर्जी सेक्टर पे भी देख रहे हैं हम, तो जो पीएम सूर्य घर योजना है, पीएम सूर्य घर योजना पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी बढ़ाए जाने की आशा की जा रही है कि इस बार बजट में पर किलोवाट शायद 10,000 का और ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, यानी अभी 30,000 रुपये पर किलोवाट बढ़ रही है, अब दी जा रही सब्सिडी, तो हो सकता है कि वो 40,000 किए जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, और देखिए तो उम्मीदों आर्थिक की सर्वेक्षण ने बिल्कुल, जी। तस्वीर बहुत अच्छी पेश की है। हाँ। और हम उस तस्वीर की बुनियाद पर कह सकते हैं कि बजट में हमें काफ़ी सारी अच्छी घोषणाएं, काफ़ी और राहत भरी सिद्धार्थ कलश घोषणाएं जी, मिल देखिए उम्मीदें खूब की जा रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जब बजट सामने आएगा तभी पता लगेगा कि लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। हमारे साथ ऋतु जी हैं। ऋतु जी, आईटी एक्सपर्ट हैं आप, आईटी के क्षेत्र में किस तरह की उम्मीदें कर रही हैं कि क्या कुछ जो सामने है वो आने वाला है बजट में? दीप्ति जी, उम्मीदें बहुत सारी हैं, क्योंकि आगामी बजट उस समय आ रहा है जब भारत डिजिटल चरण से आगे बढ़ के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल। वो ये समय है जब हमारा एआई आधारित अर्थव्यवस्था अपनी फुल फ्लेज मोड पे आने वाली है। ऐसे समय में ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम अपनी जो पूरी जनसंख्या है, उसका खासतौर से जो युवा जनसंख्या है, उसको हम जिस समय आज हम अगर देखते हैं तो वो एक उपभोक्ता की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, आईटी की जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। ये वो समय है जब उनको हमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका में लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए बजट की तरफ मैं देख रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि वो 4 सेक्टर्स पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शासन, इन 4 चीजों को फोकस करते हुए इस क्षेत्र में काम करें कि एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन है, या जो आईटी का जो प्रॉपर तरीके से चीजों को हम काम कर सकते हैं, उसकी तरह इसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़े। और मैं एक बात पे विशेष जोर देना चाहती हूँ कि ये जो विकास है, जो एआई से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड जो विकास का पूरा प्रक्रम है, वो दीप्ति जी महानगरों तक नहीं, बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 जो हमारे सिटीज हैं, उनको फोकस किया जाए। ये बड़ी बात कही आपने अगर जी। अगर तो ये मध्यम श्रेणी के जो हमारे शहर हैं, इनके युवा पूरी तरीके से भी समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। उन्हें एआई को वो एक तरह से नौकरियों को खाने वाला, जो एक, अगर आपको याद होगा कंप्यूटर के समय यही स्थिति आई थी कि वो एआई को अपनी नौकरियों के लिए खतरा देख रहे हैं। जबकि अगर हम स्किल पे गौर करें, अगर हम आपकी स्किल डेवलपमेंट पे गौर करें, अगर हम रीस्किलिंग पे गौर करें, और सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो एआई के से रिलेटेड, जो जब मैंने आपसे कहा शिक्षा, तो एआई के जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं, जो हमें न सिर्फ जॉब ओरिएंटेड यूजेस हैं मैम, बल्कि वो दूसरों को भी जॉब दिला सके, इस तरह के स्टार्टअप्स भी हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम इस बजट को पूरी शिद्दत से बनाएं, पूरे ध्यान से बनाएं, और आगामी भविष्य को अगर हम ध्यान रखें, ये बजट को हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर करते हैं
तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये बजट ना सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज होगा बल्कि आने वाली भविष्य में भारत के विकास के लिए एक रोड मैप भी साबित होगा। बिल्कुल, हमारे साथ पीके सहगल सर भी है। पीके सहगल सर, रक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आप उम्मीदें कर रहे हैं? सर, पिछली बार 10% जो है, लगभग 10% बढ़ोतरी हुई थी रक्षा बजट में, आप इस बार कैसे देखते हैं? देखो, इस समय जो दुनिया का जियोपॉलिटिकल माहौल है बहुत ही बदतर है, बहुत ही ग्रिम है, बहुत ही चिंताजनक है। और जहां तक हिंदुस्तान का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद में हिंदुस्तान का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है बहुत ही गंभीर हो गया, बहुत ही चिंताजनक हो गया। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि हमारा जो पिछले साल का बजट था वो 1.91% ऑफ जीडीपी था, उसको कम से कम बढ़ा के 3.2% या 3.5% रखा जाए। बहुत लाजमी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स को हमने शामिल करना है, ड्रोन्स को बड़े पैमाने पर शामिल करना है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स को शामिल करना है, बहुत बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग से सिस्टम्स को जोड़ना है साथ में। और साथ ही साथ हमने बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस को इम्प्रूव करना है फर्दर। अगर आपको याद होगा, आकाश तीर प्रूव एब्सोल्युटली स्टनिंग सिस्टम, लेकिन हमको पूरे देश की सुरक्षा के लिए 507 यूनिट चाहिए आकाश तीर की। हमारे पास इस समय केवल 107 है। साथ साथ अपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि एयरफोर्स ने बहुत ही शानदार रोल निभाया, लेकिन पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का कंबाइंड थ्रेट को निगाह में देखते हुए बहुत लाजमी है कि एयरफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। इस समय एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन उनके पास टोटल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि चाइना और पाकिस्तान अगर कंबाइंड अटैक करते हैं तो हमारे खिलाफ पहले दिन पे ही 65 स्क्वाड्रन लगा सकते हैं। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हम बजट में खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हमारी मॉडर्नाइजेशन, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और इंडिजिनाइजेशन को बहुत उछाल मिलेगा। हमारे प्राइवेट सेक्टर को, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल साइज सेक्टर बहुत उछाल मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगी। बहुत लाजमी है कि हम अपना बिल्कुल सर, एक्सपेंडिचर और जिस तरीके से सर बीते कुछ दिनों में और खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने दमखम देखा है अपनी भारतीय सेना का, तमाम चीजों का, तो सब उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि इस बार जो रक्षा क्षेत्र वाला जो बजट है वो जाहिर तौर पर पिछली बार से ज्यादा होगा, क्योंकि समय की मांग भी वही है। एक बार जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है वो हर बार उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं और हर बार जो ये चैप्टर्स हैं उनमें बढ़ोतरी भी होती है। इस बार कुल 16 चैप्टर्स उसमें रखे गए हैं, लेकिन जरा आपको बता देते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि किस तरीके से जो बीते बजट रहे हैं उनमें ये जो चैप्टर्स है उनकी संख्या रही है। जरा एक बार आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें चैप्टर्स होते हैं अलग अलग। इस बार पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में इस बार 16 चैप्टर्स हैं, लेकिन जब हम 21-22 की बात करते हैं तो 11 चैप्टर्स थे। इसी तरीके से 22 और 23 में कुल जो 12 चैप्टर्स हैं वो थे। 23 और 24 की बात करें तो 13 चैप्टर्स, 24 और 25 में भी 13 चैप्टर्स थे, और इस बार 2025-26 में भी 16 चैप्टर रखे गए। अलग अलग पहलुओं की बात की गई है और इन तमाम चीजों को जब कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था तो उनको सामने रखा गया था। इस बार सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम लगातार बात करें, उम्मीदें बढ़ी हैं, हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो जाहिर तौर पर इस बार जो चैप्टर्स हैं उनकी संख्या भी बीते कई सालों से इस बार ज्यादा दिखाई दे रही है। और इस बार का भी जो इकोनॉमिक सर्वे है पेश किया जा चुका है, लेकिन जरा आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि इस बार के जो 16 चैप्टर्स हैं किन किन चीजों को लेकर जो बात है वो की गई है। सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था की स्थिति, दूसरा राजकोषीय विकास, तीसरा मौद्रिक प्रबंधन, एक्सटर्नल सेक्टर जैसे खेल जगत, पांचवा मुद्रास्फीति को लेकर बात हुई है, छठे में कृषि और खाद्य प्रबंधन, सातवें में सेवाएं, आठवां जो चैप्टर है वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से 9वें चैप्टर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई है। 10वें चैप्टर में पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज, 11वां शिक्षा और स्वास्थ्य, 12वां रोजगार और कौशल विकास को लेकर बात हुई है, 13 ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति, 14वां जो चैप्टर है वो एआई इकोसिस्टम का विकास उसको लेकर बात है, 15वां जो है वो शहरीकरण और 16वां चैप्टर स्टैटिक रेजिलेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर बात हो रही है। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी हैं, जरा एक बार समझने की इसको भी कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए जो चैप्टर्स हैं इस बार के पिछले कई बार से जो ज्यादा चैप्टर्स हैं वो हैं, किस तरीके से इस बार इसको आप देखते हो, और अलग अलग सेक्शन में डिवाइड भी किया गया है तमाम उन चीजों को। देखिए, मुझे इन जो सारे 16 चैप्टर्स हैं, एक तो महत्वपूर्ण बात ये लगी, अभी ऋतु जी भी कह रही थी एआई को लेकर हमें नई रणनीति भी बनानी होगी,
एआई को कैसे और ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक और ज़्यादा लोक कल्याणकारी बनाया जा सके, उसका कैसे उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और यही बात देखिए डिफेंस के सेक्टर में सहगल साहब ने भी कही कि एआई का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ में, हमारे डिफेंस ऑपरेशंस में। एआई पे एक पूरा चैप्टर है इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में, जो एक नई बात है और बहुत उल्लेखनीय बात है कि एआई पर इस कदर फोकस किया गया है। और स्टैटिक रेजिलियंस पे एक चैप्टर अलग से दिया गया है कि किस तरीके से एक नया चैप्टर इस उस पे है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ स्टैटिक रेजिलियंस को जोड़ा गया है। कैसे हम अपने जो ठीक है पिछले हम 2 सालों से बल्कि 3 सालों से हम ये कह सकते हैं कि हम एक जो हमारा जो ग्रोथ है वो अपवर्ड ट्रेंड है, हम जीडीपी में हम अपनी ओवरऑल ग्रोथ में हम ठीक ठाक कर रहे हैं। उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे और कौन से उपाय अपनाए जाएंगे, इन चीज़ों को इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया है। हमारे उसके पहले के जो जितने भी चैप्टर्स हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल किए गए हैं, मुझे लगता है कि जो हमारा राजकोषीय उस पर चैप्टर है हमारा, इस बार एक नया बजट में हो सकता है कि वो दिखाई भी पड़े। हम डेट जीडीपी रेशियो पर भी फोकस कर रहे हैं, जैसा कि हमें आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने के बाद पता चलता है। अभी तक हमारा फोकस होता था कि हम फोकस करते थे फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट पे हमारा फोकस रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण ने उससे 4.4% की उम्मीद जताई है। हमारा 4.5 से नीचे का लक्ष्य रहता है। जो हमारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम है, एफआरबीएम है, उसके तहत 4.4 का अनुमान लगाया गया है। इस बार एक नई चीज़ लेकर आएंगे, डेट जीडीपी रेशियो जो अभी करीब 56% के आसपास चल रहा है, इसको कैसे हम फेजेज में, यानी कि जो हमारा कर्ज है और हमारा जो जीडीपी है, इसके बीच का जो हमारा जो परसेंटेज है, इसका जो परसेंटेज है, उसको हम कैसे स्टैटिक रखते हुए उसको और हम कम करने की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारी इकोनॉमी की मजबूती को और लॉन्ग टर्म मजबूती को दिखाता है। जो हमारा आखिरी चैप्टर जो 16वां चैप्टर है वो उसकी तरफ इशारा करता है। तो बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया गया है इस बार का जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है। और मुझे लगता है कि ये आर्थिक सर्वेक्षण एक बुनियाद है जो इशारा करती है कि बजट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये सही बात है कि परंपरागत जो बजट हमारे होते थे, जब अगले दिन हम अखबार पढ़ते थे तो उसमें होता था क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। अब जीएसटी आने के बाद, जीएसटी काउंसिल बन जाने के बाद सस्ते महंगे के लिए अब हमें बजट की तरफ नहीं देखना होता है। बजट हमारी आर्थिक नीतियों की तरफ ज़्यादा का एक दस्तावेज होता है। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट को हटाएं तो बाकी पूरा बजट हमारा वो आर्थिक नीतियों का एक दस्तावेज होता है। हमारा एक रोड मैप होता है कि हमारा देश अगले 1 वर्ष में किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण ने उसकी बुनियाद रखी है और बजट उस बुनियाद पर एक इमारत खड़ी करेगा जो हमारे अगले आने वाला वर्ष जो है, उस अगले आने वाले वर्ष की हमारी आर्थिक समृद्धि की कहानी कहेगा। बिल्कुल। रितु जी हमारे साथ है। रितु जी, आपने कहा कि जो 2 टायर सिटीज हैं वहां उन पर फोकस करने की जरूरत है। एक और यहाँ पर एक चीज और कहूंगी कि अगर हम आईटी क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको लेकर आप अभी बात कर रही थी, क्या लगता है आपको इनको लेकर भी जो तमाम तरह की चीजें हैं वो इस बार के बजट में सामने आएंगी? जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, तमाम इस तरह की जो चीजें हैं। दीप्ति जी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है जो हाशिए पे लोग हैं उनके लिए भी काम हो रहा है और ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। जब सर ने अभी हाल बोला कि रोड मैप, विकास की जो राह है उस पे कुछ चुनिंदा लोग या कुछ चुनिंदा इकोनॉमिक लेवल के लोग नहीं चल रहे हैं। यहाँ वो लोग भी चल रहे हैं जो खेती कर रहे हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ वो भी जुड़े हुए हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। हर एक नागरिक इस बजट में एक महत्वपूर्ण इकाई है, ये हम नहीं भूल सकते हैं। और जब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ टियर 2, टियर 3, मैं दीप्ति जी बहुत सारी चीजें हैं। महानगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बोझ है, नौकरियों की जो वजह से पूरा का पूरा बैंगलोर इसका उदाहरण है, चेन्नई इसका उदाहरण है कि कितनी ज्यादा पर्यावरण की समस्याएं इसकी वजह से आई हैं, इस बोझ की वजह से। पर्यावरण एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में
टियर 2 और टियर 3 के जो लेवल के शहर हैं, उनके युवाओं को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है अप स्किलिंग की। मैम डिग्री बहुत जरूरी, इस जो परिवेश है हमारा जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है व्यवहारिक शिक्षा जो स्किल ट्रेनिंग की आप बात कर रही है मैम, स्किल ट्रेनिंग। बिल्कुल, मैं अप स्किलिंग की भी बात कर रही हूँ मैम। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्किल दें, बल्कि जो स्किलफुल लोग हैं वो कैसे अप स्किलिंग करें अपनी जो IT से रिलेटेड, AI से रिलेटेड चीजों की, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां डिजिटल जो लिटरेसी है उसका भी बहुत सारा काम होना बाकी है। ये जो हम इंटरनेट की बात करते हैं, जो AI का एक सबसे बड़ा माध्यम है लोगों के सामने लाने का, वो एक इंटरटेनमेंट का माध्यम है मैम। आज अगर आप जन सामान्य के तौर पे देखें तो उससे बहुत ज्यादा गंभीरता से IT सेक्टर की अगर आप बात करते हैं, उसको छोड़ दीजिए, तो इसे एक बहुत ज्यादा रोजगार परक माध्यम के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। तो वजह इसकी है स्किलिंग की कमी। दूसरी चीज जो शिक्षा व्यवस्था है, मुझे लगता है बजट में AI की शिक्षा से रिलेटेड बहुत गंभीरता से काम किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन की हम बात करते हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है AI से प्रशिक्षण से रिलेटेड, डेटा सेफ्टी से रिलेटेड, डेटा की जो ट्रांसपेरेंसी है उससे रिलेटेड, या डिजिटल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो मुझे लगता है डेटा सेंटर्स की बात करें, क्लाउड कंप्यूटरिंग की, नेटवर्क की बात करें, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है दीप्ति जी, जिसे हम किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है साइबर सुरक्षा। ये हर उस चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम AI की बात करते हैं या भारत को अग्रसर होते हुए देखते हैं, तो हमारे पास में अपने डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि सर ने बोला कि हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं देश की रक्षा करने के लिए, तो हमें अपनी डेटा की रक्षा करने के लिए भी एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से ये जो आने वाला बजट है वो इन कुछ खास मुद्दों पे जरूर ध्यान देगा। बिल्कुल। और पीके सहगल सर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बार की जब हम बात करते हैं इस बीते एक साल की, तो जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह की चीजें जो हमें देखने को मिली हैं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की बात करें या उसके बाद, और एक पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र जो है उसका महत्व बढ़ जाता है। क्या कुछ उम्मीदें हैं रक्षा क्षेत्र में इस बार बजट से, जरा एक बार उसको भी समझ लेते हैं। रक्षा बजट 7.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। साथ ही साथ AI, ड्रोन और मिसाइल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा, इसकी भी उम्मीद है। सेनाओं के आधुनिकीकरण और एकीकरण पर फोकस रहने की उम्मीद। ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल पर जो जोर है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में शोध और विकास के साथ अधिक निवेश पर होगा फोकस। वायुसेना और नौसेना बेड़े के उन्नयन पर भी जो ध्यान है वो दिया जाएगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी उत्पादन पर जोर रहेगा। साथ ही साथ रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने पर भी जो फोकस है वो रखा जाएगा। तमाम तरह की ये जो उम्मीदें हैं वो की जा रही हैं इस बार के रक्षा बजट से। पीके सहगल सर, देखिए बार बार जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात होती है, और इसका इस बार अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हमने देखा भी तमाम इन चीजों को। कैसे देखते हैं सर, क्या लग रहा है इस बार के बजट में, क्या इस पर फोकस और ज्यादा होगा, और खास तौर से जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उन पर भी फोकस होगा? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। आपने बड़ी सारी चीजें एन्यूमरेट की हैं, इन सब के लिए बहुत लाजमी है कि आपका डिफेंस बजट जो है उसको इंक्रीज किया जाए। अगर आप देखो यूरोप के तमाम देश जो है अपना GDP 2% कर रहे हैं स्पेंड, अभी बढ़ा के 5% करने जा रहे हैं। सिवाय स्पेन को छोड़ के, स्पेन कह रहे हैं 3.5% से ज्यादा इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी सारे देश की सुरक्षा जो है किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो आपके बाकी सारी चीजें जो है, मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, सबका कोई मतलब नहीं है। देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत लाजमी है कि आप हिंदुस्तान की आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जब मैं कहता हूं कैपेसिटी बिल्डिंग करें, जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर 65 स्क्वाड्रन आपके साथ पहले दिन लगा सकते हैं। 114 हवाई जहाजों की कमी है, राफेल को खरीदना है, उसके लिए बजट में एलोकेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन के बजट में। इसी माफिक जो आपकी नेवी है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले होता था इंडियन ओशन रीजन, अभी हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके, अफ्रीका के तट से लेके अमेरिका के तट तक। और इसके लिए
पाकिस्तान, अगर देखो चाइना ने हिंदुस्तान को हर प्रकार से घेर लिया, चाहे समुद्र का रास्ता हो या लैंड का हो। पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका में भी उन्होंने हेमन बेंटोटा 99 ईयर्स पे लीज दिया हुआ है। उनकी नेवी बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन ओशन में मौजूद हो रही है और आने वाले समय और भी होगी। इसलिए बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान की नेवी की भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। हम चाहते हैं कि 6 से 7 नई सबमरीन्स बने, न्यूक्लियर सबमरीन्स बने, उसके लिए पैसे का एलोकेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ हर देश जो है, अमेरिका जो है 3.5% ऑफ जीडीपी R&D पर स्पेंड करता है, चाइना करता है तकरीबन 3%, बाकी देश कर रहे हैं 2.5%, हम सिर्फ 0.7% कर रहे हैं R&D। डिफेंस R&D के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अगर देखो, हमको बड़े पैमाने पर तेजस हवाई जहाज चाहिए, HAL की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है ताकि HAL हमारी रिक्वायरमेंट्स को जल्द से जल्द मीट कर सके। एट प्रेजेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली 8 to 10 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर। हम चाहते हैं कम से कम वो 20 से 24 हवाई जहाज एक साल में बनाएं। सिमिलरली BDL की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हमने अनेकों प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया है, लेकिन उस परीक्षण का फायदा तभी होगा जब उन मिसाइलों को हिंदुस्तान की फौज में, आर्म फोर्सेस में उनको लगा दिया जाएगा। उसको लगाने के लिए हमारी अगेन BDL का रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत स्लो है। बहुत सारे देश है हमारे से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, हमसे पिनाका सिस्टम खरीदना चाहते हैं, हमसे कई प्रकार की मिसाइल खरीदना चाहते हैं, प्रलय मिसाइल है, कई प्रकार की मिसाइलें हैं। हमने हर दिन मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोडक्शनाइज करके आर्म फोर्स में लगाना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि आजकल का युद्ध जो है ड्रोन्स का युद्ध है, एंटी ड्रोन्स का सिस्टम की आवश्यकता है और मिसाइल्स की आवश्यकता है। आपने देखा जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की, हर दिन 300 से 500 ड्रोन्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है एवरी डे। उसी माफी यूक्रेन कर रहा है। इसराइल हमास का भी देखो तो ज्यादा से ज्यादा लड़ाई हुई है, बिल्कुल सर, या तो हवाई जहाज के माध्यम से या मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से। इसलिए हमको बहुत बड़ी पैमाने पर इनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। फिर साथ साथ बहुत लाजमी है कि हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, खासकर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जल्द से जल्द इंप्रूव करें, उसे इम्प्रूव करने की, मजबूत करने की जरूरत है सर। बिल्कुल सही कहा, और उम्मीदें भी ऐसी ही की जा रही है। लेकिन जब कल इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, जरा अपने दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। देखिए सिद्धार्थ कलंस जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन के साथ हुई अभी हाल ही में, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा था, उसका भी जिक्र किया है। यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि बजट जिस तरीके से आने वाला है, रोजगार की बात करें, निवेश की बात करें, और प्रधानमंत्री को भी हमने सुना EU के साथ जो एक नया रिश्ता शुरू हो गया भारत का, इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जो है रोजगार की भी जो पॉसिबिलिटीज है, उम्मीदें हैं, वो अब ज्यादा बढ़ने वाली हैं इस बार के बजट के बाद? दीप्ति जी, निश्चित तौर पर दो अच्छी बातें हैं। एक तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से ठीक पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है यूरोपीय यूनियन के साथ, और ये एक बहुत बड़ी डील है, शायद इसीलिए इसका नाम मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। और वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण में ये उम्मीद जताई है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने भी ये उम्मीद जताई है कि जो वित्त वर्ष 2026-27 होगा, इसमें हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स भी कर लेंगे। तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए। लगातार हम लोग BNBA में चर्चा करते रहे हैं, कई सारी ट्रेड डील्स हमने की हैं इस दौरान। फ्री FTA किया है हमने कई देशों के साथ, न्यूजीलैंड से शुरू करके अफ्रीकी कंट्री से लेके बहुत सारे देशों के साथ, करीब 14 या 16 देशों के साथ हम
ने 2025 में ही FTA किया है। तो इस बड़ी तादाद में हम FTA कर रहे हैं अमेरिका के साथ। जो हमारा रोड ब्लॉक था ट्रेड को लेकर, एग्जिम को लेकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, वो रोड ब्लॉक हट जाएगा। तो निसंदेह वित्त वर्ष 2026-27 वो रोजगार के बहुत सारे असीम अवसर खोलेगा। और जैसा कि हर किसी जगह आर्थिक सर्वे से लेके, सारे हमारे एक्सपर्ट से लेके, खुद वित्त मंत्री सभी ने कैपेक्स को बढ़ाने की बात कही है कि इस बार के बजट में एक बार फिर हम उस राह पर चलेंगे, बल्कि और आगे बढ़ेंगे कि हमारा पूंजीगत निवेश वो बढ़ेगा। तो पूंजीगत निवेश बढ़ने का अर्थ है कि रोजगार के अवसर अपने आप खुलते नजर आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मुझे और नजर आती है जो इस बार के बजट में, हमारा मिडिल क्लास बहुत तेजी के साथ एक्सपैंड कर रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग उस मिडिल क्लास में आ रहे हैं। उसको कैटर करने के लिए एक तरफ डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स के दायरे को और थोड़ा बढ़ाने की बात हो रही है। बहुत बढ़ चुका है, लेकिन उसको भी और आगे दिशा में ले जाने की बात हो रही है। दूसरा, अभी हमारी जो बड़ी आबादी है, यानी कि 60 साल से ऊपर की, जिसका करीब 82% ऐसा है जिसके पास अभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो इस बजट में उसको भी एड्रेस किए जाने की का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को अभी आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज की सुविधा है, उस 70 साल की लिमिट को कम किया जाए, 60 तक लाया जाए या 70 से कम कर दिया जाए। तो उससे एक बड़ी आबादी हमारी, और ख़ासतौर पर जो मिडिल क्लास है हमारा, वो बहुत बड़ी तरीके से कवर होगा और उसको एक बड़ी राहत मिलेगी जो इलाज पर उसका खर्च होता है उससे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार का जो बजट है वो अभी तक तो जो अनुमान दिख रहे हैं, अभी तक जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से बहुत ही उजली तस्वीर पेश करता है। अभी हमारे सामने चुनौतियां कम हैं, अवसर अधिक हैं, और वो अवसर रोजगार में भी हैं, वो अवसर निवेश में भी हैं, वो अवसर आम आदमी की बेहतरी को लेकर हैं, वो अवसर देश के तेजी से एक्सपैंड करते मिडिल क्लास को लेकर भी हैं कि उसे एक तरफ कई तरह की राहतें भी मिलने की उम्मीद की जा रही है, उसको उसके जेब पर बोझ कम पड़े, इसलिए थोड़ी बहुत उसको और ज़्यादा इनकम टैक्स में और राहत मिलने की भी उम्मीद दिख रही है। तो इसलिए मुझे लगता है रेलवे पे अगर आगे समय होता है तो हम बात करेंगे, क्योंकि अब रेलवे का बजट भी क्लब कर दिया गया है आम बजट के साथ। तो रेलवे में भी बहुत सारी घोषणाएं हमने, अमृत भारत, वंदे भारत, इन सारी ट्रेनों का जो शुरुआत की है, उनको लेकर भी हमें बहुत सारी घोषणाएं बजट में उम्मीद की जा रही हैं कि दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, और तमाम जो वर्ग है सभी कुछ ना कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। जब उद्योगपतियों की बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं, उनकी भी काफी कुछ जो उम्मीदें हैं वो इस बजट से जुड़ी हुई हैं। ऋतु जी आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा एक बार सुन लेते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। India is a growing economy, and the vision of our honorable PM is that India should become a Viksit Bharat by 2047. That's why huge amount of spending we have seen last 2 years in infrastructure, in EV and solar sector. So our expectation is this year also in infrastructure the spending will be there, in power sector the spending will be there, which will lead to more and more demand of aluminium. This budget should focus on transformative ideas for India. India's economy is doing very well. We've grown at 8% in the first 2 quarters. Full year we may be 7.5, 8%. Next year also looks good. The banking system is in good shape. Revenues are coming up after the slowdown in the first quarter. To me, the biggest issue for the budget should be creation of high quality jobs. ऋतु जी, जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो एआई का जिक्र करना तो जरूरी हो जाता है। एआई को लेकर अगर बात करें, जो विकसित भारत की लगातार बात होती है, एआई का रोल कितना इंपॉर्टेंट, और इस बार के बजट में क्या लगता है इसको लेकर भी? हालांकि एक चैप्टर पूरा एआई के लिए है, अभी जो हमने बताया अपने दर्शकों को, किस तरीके से देखती हैं इसे? दीप्ति जी, आपने प्रोग्राम के शुरुआत में ही ये बताया था कि उन 16 चैप्टर्स में से एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है एआई डेवलपमेंट के लिए। ये अपने आप ही सरकार की मंशा हमें बताता है। और जब हम इंडिया एआई मिशन की बात करते हैं तो ये बार बार मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पूरा बजट है इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि एक मजबूत डेटा गवर्नेंस पे जोर देने वाला बजट है ये एक स्किल डेवलपमेंट पे जोर देने वाला बजट है, ये ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाला बजट है, और ये ग्रामीण कनेक्टिविटी की बात करने वाला बजट है। मैं इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं बता रही हूँ, ये एक यथार्थवादी बात है जो है इसका एक उदाहरण है मैम।
लोगों को हम इग्नोर नहीं कर सकते जब हम पूरे एआई और आईटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं। और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि भारत का जो आगामी बजट है वो एक संवेदनशील बजट है, जिसमें तकनीकी प्रगति की बात की जा रही है और साथ साथ में बात की जा रही है कि किस तरह से एक सामाजिक परिवर्तन को भी साथ साथ में लेके चला जाए, ताकि लोगों में स्किल डेवलप हो और हम उस स्थिति पे पहुंचे जहां के लिए हम आज सपने देख रहे हैं। ना सिर्फ हमारे युवा बल्कि हमारी कई पीढ़ियां उस सपने को पूरा करने के लिए, यानी विश्व गुरु बनने के लिए, एक सुपर पावर बनने की जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम उसकी तरफ बढ़ सके। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बजट को इस तरह से फोकस किया जाए, जो मेरी उम्मीद है कि बजट को इस तरह से फोकस किया जाए कि बजट में समावेशी, टिकाऊ तथा मानव केंद्रीय विकास को फोकस किया जाए। और मुझे लगता है एआई को हम जितना भी प्रमोट करें, अगर वो मानव केंद्रीय विकास को, अगर वो सामाजिक विकास को लेके चलने वाला नहीं होगा, समावेशी नहीं होगा, तो इस बजट का वो प्रभाव नहीं होगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बजट ना सिर्फ तकनीकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है एआई को लेके, बल्कि कुछ ऐसी घोषणाएं भी होंगी जिसमें सामाजिक तौर पे समरसता और बेहतर समाज के लिए, एक पारदर्शी समाज के लिए भी इस बजट को मैं एक परफेक्ट बजट की उम्मीद के साथ देख रही हूँ। बिल्कुल। पीके सहगल सर, देखिए उम्मीदें कई लगाई जा रही हैं रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जब बजट आएगा, सामने आ जाएगा 1 तारीख को, क्या ये कहा जा सकता है कि जो भी बजट आएगा, रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी घोषणाएं होंगी, वो भारतीय सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को और सशक्त बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने की ओर ही इशारा करता हुआ दिखाई देगा? देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बजट जो है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ सीडीएस बार बार कह रहे हैं कि हमको फ्यूचर रेडी नहीं, प्रेजेंट रेडी होना है। बिल्कुल। चाइना जो है, अगर कल उसको मौका मिलता है तो ही स्टैब इन द बैक। इसलिए हिंदुस्तान को प्रेजेंट रेडी होना है, ना कि फ्यूचर रेडी। ऐसे में बहुत लाजमी है कि आप हर सहूलतें और हर वो इक्विपमेंट हमारे सैनिकों को दे जिससे अपने आप को सुरक्षित रख सके, देश की एकता और अखंडता को कायम रखे, और दुश्मन के ऊपर अगर वो हमको ललकारता है तो उसके ऊपर हम ही हो सके। इसलिए साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ था। हम चाहते हैं कि अगले 2 साल या 3 साल में 2029-2030 तक 50,000 करोड़ रुपए हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो। इसको डिफेंस एक्सपोर्ट को इतने बड़े पैमाने पे उछालना तभी संभव होगा जब हमारी कैपिटल जो एलोकेशन है बजट में, उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हो। अगर उसमें वृद्धि नहीं होती तो वास्तव में ये चीजें जो है हम अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। अनफॉर्चुनेटली हमारा डिफेंस बजट जो है पिछले 2-3 साल में कम ही होता रहा है। 2.3 से 2.1 हो गया, फिर 2.1 से 1.91 हो गया। अभी साफ तौर पे आवश्यकता है, दुनिया के माहौल को, बिगड़ते माहौल को देखते हुए, हमारे आसपास के माहौल को बिगड़ते हुए देखते हुए, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब तरफ से सराउंडेड हो चुके हैं। ऐसे में बहुत लाजमी है कि डिफेंस बजट में कम से कम 3.2 to 3.5% ऑफ जीडीपी दिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पिछले साल तो लगभग 10% बढ़ोतरी देखी थी और उम्मीद की जा रही है इस बार जो है ये बढ़त और ज्यादा होगी। जरा अपने दर्शकों को बता दें कि इन्फ्लेशन की जब बात आती है तो भारत किस तरह से बीते कुछ सालों में दुनिया के तमाम देशों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जरा एक बार आपको बताते हैं कैसे दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े देश हैं वो इससे नहीं निपट पा रहे, लेकिन भारत जो है इसमें आगे खड़ा दिखाई देता है। मुद्रास्फीति को कम करने में भारत सबसे आगे है। देखिए चीन, इसमें जब हम नंबर टेबल देखते हैं किस तरीके से 2025 में मुद्रास्फीति दर में जो परिवर्तन फीसदी में वो आपको दिखाई दे रहा है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए, मलेशिया, जर्मनी, तमाम जो बड़े देश हैं, फ्रांस की बात करें, फिलीपींस, इन सबसे ऊपर जो है वो भारत दिखाई देता है हमें इस ग्राफिक में, किस तरीके से तेजी के साथ दुनिया के तमाम देशों से ऊपर। और इन्फ्लेशन एक बेहद जरूरी चीज, अगर देश की आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए, सिद्धार्थ कलहंस जी किस तरीके से देखते हैं आप, भारत जिस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े देशों में सबसे आगे निकल चुका है जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं उसे कंट्रोल करने में? देखिए इस बार हर बार होता है, इस बार भी है, आर्थिक सर्वेक्षण में एक चैप्टर है पूरा मुद्रास्फीति पे। हो सकता है, मुझे ये मेरा अपना मानना है कि इस बार जो बजट है, यानी कि जो वित्त वर्ष 2026-27 है, चूँकि हमारा सीपीआई में कुछ संशोधन परिवर्तन हुए हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो इसलिए हो सकता है कि आपको वो जो चमकदार तस्वीर आपने दिखाई है कि हम जितना कम कर पाने में कामयाब रहे हैं,
वहीं टिके रह सकते हैं या थोड़ा उससे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन उसका बड़ा कारण होगा जो CPI हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। लेकिन बावजूद उसके अगर आप देखें पीछे वैश्विक अनिश्चितताओं को देखें, बिल्कुल दुनिया भर में जो आर्थिक हालात हैं उनको देखें, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जो रोड ब्लॉक हुआ उसको देखें, जिस तरीके से हमारे ऊपर 25% फिर उसके बाद 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया, इन सब के बावजूद आप देखें पूरे 2025-26 में हम अपने इन्फ्लेशन को टेम कर पाने में सफल रहे हैं, बल्कि उसको लोअर डाउन कर पाने में सफल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को 4.4% पे टेम करने का अनुमान लगाया जा रहा है, उसको देखते हुए हम मुद्रास्फीति में दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले एक बेहतर रिकॉर्ड एक बार फिर से सामने रख सकेंगे और उसका एक सीधा सीधा असर हमारे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, आम लोगों के पास रहेगा। सरकार दोनों तरफ बराबर कोशिश कर रही है, एक तरफ मुद्रास्फीति को काबू में रखने की, दूसरी तरफ अन्य उपायों जिसमें GST में संशोधन बड़ा उपाय है से कीमतों को कम करने में, और खपत कैसे बढ़े इसके लिए लोगों की जेब में अधिक से अधिक पैसा रहे। एक महत्वपूर्ण एक सवाल और बड़ा जरूरी सवाल है, शायद इसका इंतजार सारे दर्शक भी कर रहे होंगे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन और जिस तरीके से हमने देखा पिछली बार 12 लाख तक की आय वालों के लिए छूट, एक बड़ी छूट, इस तरह की जो तमाम चीजें, इनको लेकर क्या कुछ उम्मीदें की जा रही है सर इस बार के बजट से? देखिए 12 लाख इनकम टैक्स निल और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था। इस बार पूरी की पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 से बढ़कर 1 लाख के करीब ले जाई जा सकती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब सरकार का पूरा जोर खपत को बढ़ाने पर है और लोगों के पास अधिक से अधिक खर्च करने योग्य पैसा रहे इसकी तरफ है, तो निसंदेह स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ना है, इस बात की पूरी उम्मीद है और ऐसा शायद हमें दिखाई भी पड़ेगा बजट में। और होम लोन को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणा इस बार के बजट में देखी जा सकती है कि होम लोन पर जो छूट दी जाने वाली है वो हमारे न्यू इनकम टैक्स रजीम के लोगों को कैसे मिल सके, इसकी तरफ भी मुझे लगता है कि सरकार का फोकस होगा। कारण एक है कि सरकार की पूरी कवायद है कि लोगों के पास खपत के लिए अधिक से अधिक पैसा उनकी जेब में हो, ताकि हमारी इकोनॉमी वो तेजी के साथ उसका पहिया घूम सके, और इस पर पूरा जोर है। पूरे 2025-26 में हमने देखा है कि सरकार डायरेक्ट टैक्सेस से लेके इनडायरेक्ट टैक्सेस तक लगातार, हम बात करते रहे हमेशा टैक्स रिफॉर्म की, लेकिन अगर इतिहास भी लिखा जाएगा तो देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अगर हमने रिफॉर्म देखे हैं तो 2025-26 में देखे हैं, और वो रिफॉर्म की गाड़ी मुझे लगता है 2026-27 में और तेज होगी। तो कम से कम टैक्सेस को लेकर आम नागरिकों को देश के एक बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए और बजट से उनको अच्छे समाचार मिलेंगे। बिल्कुल सर, अच्छे समाचार मिलेंगे, इसकी उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं। खास तौर से जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं उसकी उम्मीदें सबसे ज्यादा होती है हर बार जब इस बजट को पेश किया जाता है। रितु दुबे जी, सिद्धार्थ कलहंस जी, PK सहगल सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी है वो देने के लिए। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में अब वक्त हो गया है अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियों को जानने का। तो आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की क्या बड़ी खबरें हैं। स्टॉर्मर से पहले फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड और आयरलैंड के लीडर्स बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ की धमकियों ने पश्चिमी देशों को चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार की ओर से $1,000 दिए जाएंगे। इस योजना को ट्रम्प अकाउंट कहा जाता है। ये एक टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट होगा जिसमें सरकार बच्चों के भविष्य के लिए शुरुआती निवेश करेगी। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है। यूएस सरकार ने ये जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को एक सकारात्मक विकास बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वेनेजुएला के सभी हवाई क्षेत्र खोल देंगे और अमेरिकी नागरिक जल्द ही उस देश की यात्रा कर सकेंगे। अमेरिका के परिवहन सचिव शॉन डफी ने हवाई क्षेत्र खोलने का निर्देश दिया है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद बांग्लादेश के सिले सिलाए कपड़ों के निर्यातकों को यूरोपीय संघ में कड़ी प्रतिस्पर्धा और बढ़ते मूल्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
तो 1 फरवरी को बजट जो है वो पेश हो जाएगा। ट्रेलर सामने आ गया है, लेकिन अभी पिक्चर पूरी बाकी है। 1 फरवरी को ही पता लगेगा कि लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है इस बार का जो बजट है। बिग न्यूज बिग एनालिसिस में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।